हेलो एस्पिरेंट, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बिहार एसएससी जो बिहार में आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उससे जुड़ा हुआ जितने भी एग्ज़ाम्स है, बिहार एसएससी हो या फिर बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एडीईओ हो, उन पे उनकी तैयारी के लिए हम टॉपिक बेस्ड जो है एक सेशन लाएंगे, जिसमें सिलेबस को कवर करते हुए जितने भी सिलेबस में हमारे जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी और टॉपिक्स होंगे सब्जेक्ट्स वाइज टॉपिक वाइज, उन सबों को कवर करेंगे। उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, साथ ही उन पे क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, जो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। उसी के अगली कड़ी में, जो कि मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए पॉलिटी का सेशन। पॉलिटी के सेशन में क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये जितने भी बिहार के एग्ज़ाम्स हैं या फिर बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, उसमें हर एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि मोर देन 10 क्वेश्चन जो हैं उसमें से पूछे ही जाते हैं। मतलब कि 10 से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पॉलिटी से जुड़े होते हैं, चाहे वो समसामयिक रूप से हो या फिर स्टैटिक पोर्शन से हो। इसी को ध्यान में रख कर के हमने आपके लिए आज से शुरू किया है पॉलिटी का, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक कहें तो टॉपिक वाइज होगा, बिंदुवार होगा, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल कहने का मतलब ये सब्जेक्टिव बेस तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा चीज़ जो होगा वो छूटेगा नहीं। साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि ये जो कुछ हमने पढ़ा वो कहाँ तक हमारा साथ रहने वाला है। हमारे इस जो मुहिम है आपके साथ में, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी ये टॉपिक बेस्ड जो कुछ हमने लाया है, उसे आप वैसे एस्पिरेंट्स को शेयर करें जो इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो। जितने भी कम्पिटिटिव जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें इन सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको ये मदद मिलेगी। साथ ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बने रहें, ताकि आपको जो अच्छी तैयारी है वो यहाँ से रियल अपडेट के साथ में मिलता रहे। तो आइए आज को देखते हैं। आज जो हम देखते हैं क्या लाया है शिक्षा मार्ग आपके लिए, हमेशा से आपके साथ रहेगा, क्योंकि हमारा मोटो है लर्न ग्रो सक्सीड अ पाथवे ऑफ सक्सेस। आज जो हमारा टॉपिक है उसको समझने से पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या यूं कहें कि दो तरह के हमारे जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं। इंस्टीट्यूशन दो तरीके के हैं जिन्हें हम कहते हैं, एक संवैधानिक संस्था, एक होते हैं संवैधानेतर संस्था। वैसी संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में किया गया, यानी कि उनका जिक्र कहीं ना कहीं संविधान में किया गया, उनकी व्यवस्था जो है वो संविधान के अंतर्गत किया गया है, तो वैसी संस्थाएं को हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। वैसी संस्थाओं को हम बोलते हैं संवैधानिक। जबकि कुछ ऐसी भी संस्थाएं हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं जिनको एक्ट के द्वारा, या फिर यूं कहें कि संविधान से अलग, यानी कि संविधान से इतर उसकी व्यवस्था की गई है, तो उसे हम बोलते हैं संविधानेतर। संविधान ने संविधान इतर यानी नेतर संस्था, यानी कि वो संविधान से हट करके वो संस्थाएं हैं। उन सभी संस्थाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वैसी संस्थाएं जो कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसमें सबसे पहला आता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर जो है ये टॉपिक ही हम पहले क्यों कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बेशक पढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें पढ़ना भी चाहिए। पॉलिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ने चाहिए, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम जो हमारा एडीओ का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में प्रस्तावित है, तो उसके हिसाब से देखते हुए सबसे पहले हम उन उन चैप्टर्स के उन उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस उससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, आखिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सर्वोच्च कहने का मतलब कि ये जो अधिकारी के क्षेत्र में, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम कहीं ऐसा नहीं मान ले कि सर्वोच्च जो है
वो न्यायाधीश से भी ऊपर ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अधिकारी की बात करें। अधिकारी जो होता है वो एग्जीक्यूशन में जो हमारा होता है उसमें शामिल होना चाहिए। जो एग्जीक्यूशनरी पावर है हमारा, जो देश के जो हमारी गवर्नमेंट के पास होती है, उसके अंतर्गत जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उसकी बात करिए, ना कि जुडिशियल्स की बात कर रही है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता, सॉरी, अधिकारी होता है। ये हमारे देश में सबसे ऊंचा कानूनी अधिकार होता है, अधिकारी होता है। साथ ही ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है, यानी कहने का मतलब कि हमारे देश में जो अधिकारियों, जितने सारे अधिकारी हैं, कानूनी अधिकारी हैं, उनमें सबसे ये पहला माना जाता है। जिस तरह से हम राष्ट्रपति को पहला ये मानते हैं, नागरिक मानते हैं, ठीक उसी तरीके से ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि इसकी जो हायरार्की होती है वो सबसे टॉप पे होती है। किस मामले में? विधिक अधिकारी के मामले में। जहाँ तक बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि इंस्टीट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी कहीं न कहीं पे ज़िक्र जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका ज़िक्र किया गया होगा, और वो है कहाँ पे? आर्टिकल 76 में। जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 76 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ जो भाग है, उसमें हम देखते हैं कि 76 में जो है महान न्यायवादी की चर्चा की गई है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं, और उन्हीं के आदेश पे, या यूँ कहें कि उन्हीं के सिफारिश पे जो है ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, इनकी जो है नियुक्ति होती है। आगे बात करें योग्यता की, तो इनकी योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए? तो इनकी योग्यता में शामिल होता है कि वो, पहली तो बात है कि वो भारत के नागरिक हो। महान न्यायवादी के लिए ये सबसे बड़ी ये कहें कि योग्यता है कि क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर देश का हो वो भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो वो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा वो क्या होना चाहिए, वो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का अनुभव। किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स जो होते हैं, उनमें वो कम से कम 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए वो वहाँ पे न्यायाधीश हो। ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में 5 वर्षों का वो जज रह चुका हो, न्यायाधीश हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक राष्ट्र ये क्या कर रहा हो, वकालत किया हो, यानी कि वहाँ जो है वो प्रैक्टिस कर चुका हो एज ए एडवोकेट के रूप में। ठीक है। उसके बाद एक और उसके योग्यता का रूप होता है, वो होता है कि राष्ट्रपति के जानकारी में, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा अवगत हो कि ये जो है व्यक्ति न्यायिक मामलों का जानकार हो। साथ ही योग्यताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक योग्यताओं के समान है। आगे जब पढ़ेंगे जुडिशियल सिस्टम, तो उसमें पढ़ेंगे कि आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता क्या है। तो हम देखेंगे कि ये सारी जो भी योग्यताएं जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए मानी जाती है, सेम का सेम जो है जज के लिए भी होता है। तो उनकी योग्यता का यहाँ हमने देखा कि क्या होना चाहिए। सबसे पहला कि ये किसी भी हाई कोर्ट्स में ये 5 साल के लिए, किसी भी हाई कोर्ट्स में 5 साल के लिए इनको एज ए न्यायाधीश यानी कि एज ए जज जो है ये अनुभव हो। एक तो ये हो, या फिर इन्हें किसी हाई कोर्ट्स में 10 साल के लिए यानी कि 10 वर्षों के लिए एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुके हो। या फिर तीसरा जो है वो है कि राष्ट्रपति के संज्ञान में ऐसा हो कि वो एक अच्छे विधिक जानकार हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तीनों होने चाहिए, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई एक भी अगर उनके पास योग्यता है, किसी व्यक्ति ए एन बी सी के पास, किसी के पास अगर ये योग्यता है, तो उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो योग्यता है उससे माना जाएगा कि वो उसके योग्य है, और उसे उसकी नियुक्ति की जा सकती है अगर राष्ट्रपति चाहें तो। अब बात आती है कि
आखिर इसका कार्यकाल कितना होता है, कितने साल तक ये काम करते हैं? तो सबसे पहली बात है कि यहीं हमें समझना है कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाए। देखिए, नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि कोई संस्था है या फिर किसी तरह का कोई इसका कोई कमिटी है जो उसे चयनित करती है, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को जब मन किया वो नियुक्त कर सकते हैं और जब मन किया तो उसे वो हटा भी सकते हैं, यानी कि इसे ही हम कहते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी कि ऐसा इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है कि वो कितने सालों तक या कितने महीनों तक यहाँ पे अपनी पद पे बने रहेंगे। इन्हें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि वैसी जो पद जिसकी जो अवधि हो वो किसी व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड करती हो। जो अवधि हो किसी के इच्छा पे डिपेंड करती है, यानी कि किसकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा पे है। अगर राष्ट्रपति 10 दिन में चाहे तो वो हटा सकते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि 5 साल 10 साल, तब भी नहीं हटा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ठीक है राष्ट्रपति की इच्छा पे होती है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा जो होती है वो पूरी तरीके से हमें पता है, आगे चल करके भी पढ़ेंगे या फिर आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति की जो इच्छा होती है वो आधारित होती है किससे? वो आधारित होती है कैबिनेट के सलाह से। जो हमारे कैबिनेट होती है केंद्र सरकार की, उसके सलाह से होती है। यानी कि अगर कैबिनेट भंग हो जाती है या किसी तरीके से सरकार गिर जाती है या फिर सरकार बदल जाती है, तो ये जाहिर है कि ये जो कैबिनेट नया कैबिनेट आएगी वो पहले वाले जो अटॉर्नी जनरल है उसे नहीं चाहेगी या फिर बदलना चाहेगी, तो वो उसे बदल देती। तो भले हम कहते हैं कि ये प्रसाद पर्यंत है, इसको हम कह सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति ना चाहे तब तक ना हटेंगे। ये ठीक बात है, अच्छी बात है, 5 साल भी रह सकते हैं, 10 साल भी, लेकिन 10 साल जनरली रहते नहीं, क्योंकि सरकारें जो हैं लगभग 5 साल में तो बदल ही जाएगी। अगर नहीं भी बदलेगी वो सरकार कंटिन्यू रहेगी, तो मान के चलिए कि वो बने रहेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सरकार बदलते के साथ ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बदल जाते हैं। जो विभिन्न सरकारें होती हैं उनके जो पसंद होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, इसकी वजह से। जैसे ही सरकार बदलेगी वो क्या कर देंगे, त्याग पत्र दे देते हैं। क्यों दे देते हैं त्याग पत्र? जनरली ऐसा परंपरा बना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये त्याग पत्र ये नहीं देंगे तो जो नई सरकार आएगी वो उन्हें पदच्युत कर देगी, तो वो उन्हें हटाए इससे पहले ये क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे दे। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सरकार बदलते ही जो है वो त्याग पत्र देना है, लेकिन ऐसा प्रचलन में हमारे यहाँ है कि ये त्याग पत्र दे देते हैं। कार्य अधिकार की बात करें कि आखिर इनका कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी विधिक संबंधी जो कार्य होते हैं वो उसका निपटान ये जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी जो भी सलाह है उस सलाह को ये देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो भी संबंधित विधि संबंधित कोई कार्य हो उसको वो करते हैं। उसके बाद ये उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करते हैं। अब समझना है कि ये उच्चतम न्यायालय या फिर जो उच्च न्यायालय है उसमें पैरवी से क्या मतलब है। देखिए, जितने भी हमारे देश में बहुत सारे जो वाद होते हैं, वाद कहने का मतलब जो किसी के कोर्ट में जो केस होते हैं, वो जो सिविल मामले हो या फिर किसी तरह के मामले हो, तो उसमें बहुत संख्या में देखा जाता है कि जो लोग जो होते हैं वो केस जो होता है वो सरकार के खिलाफ होती है, या फिर सरकार जो है किसी के खिलाफ केस की होती किए होते हैं। तो सरकार का पक्ष रखने का एक सरकारी जो वकील होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। सरकारी एक तरह से कहें कि क्या होता है, ये वकील होता है किसकी, सरकार की। तो वही कहते हैं कि भारत सरकार से संबंधित मामलों के पक्ष में उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से ये पैरवी करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 143, ध्यान देने वाली बात है, अनुच्छेद 143 हमने दो अनुच्छेद यहाँ पढ़ा, एक पढ़ा 76 और एक पढ़ा 143। 76 बताता है कि महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, ठीक है, और 143 बताता है कि उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अनुसार हम जानते हैं। भारत के किसी न्यायालय में ये इसको पैरवी करने का अधिकार है। मैंने बताया कि ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट
किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की पैरवी कर सकता है, जहाँ पे भारत सरकार के खिलाफ वाद आया हो या फिर भारत सरकार उसमें वादी हो किसी भी तरीके से। संसद के दोनों सदनों में इसे बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का तथा सदन की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसा मेंबर होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होने के बावजूद, यानी कि ये किसी भी तरीके से एमपी नहीं होता, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य ना होते हुए भी ये जो है संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, अपने विचारों को रख सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब किसी भी बात पे मतदान होती हो, मतदान कहने का मतलब यहाँ है कि वहाँ पे मत की जो है वह किसी भी एक्ट में पूछी जाती है, सहमति वगैरह या किसी कानून को बनाया जाता है, तो उसमें जो मत देना होता है उसमें वो भाग नहीं ले सकते, क्योंकि जो कानून बनाने का अधिकार है वो सांसदों के पास है, संसद के पास है, और संसद में वही मत दे सकते हैं जो संसद में चुन के गए हैं। और हमें पता है कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो चुन के नहीं गए हैं, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं, इसी वजह से ये संसद में बोल सकते। अच्छा, ये एक सवाल उठता है कि आखिर ये संसद में क्यों बोल सकते, इनको बोलने का क्यों अधिकार दिया गया। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि ये हमें मान लेना है कि ये सरकार का पैरोकार है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी पैरवी करती है। सरकार की क्या करती है? पैरवी करती है। तो सरकार से जो कानूनी पैरवी है, कानून से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनकी पैरवी करने के लिए, जो कि सरकार के पक्ष में होते हैं, उसको रखने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, इवन पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं, यानी कि संसद में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये वोट कर सकते हैं वहाँ पे, तो नहीं, वोट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के जो चुनाव है जिसमें चयनित एक विधि प्रक्रिया है उसके तहत ये नहीं आए हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, इसलिए ये नहीं आ सकते। अच्छा, सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नियुक्ति की वजह से इनको ये वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है? तो अगर हम हाँ कह दें तो यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद के जो राज्यसभा है उसमें पता है हमें कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, कुछ ऐसे सीटें होते हैं जो 12 के करीब में है, 12 हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। कला क्षेत्र के विज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी अच्छे क्षेत्र में अगर किसी की उपलब्धि अच्छी रही है तो उसमें संसद में जो है उनके सदस्य को जो चयनित कर करके नियुक्त करके, एक तरह से कहें, राष्ट्रपति लाते हैं 12 लोगों को, तो वो तो वोटिंग करते हैं, तो वो भी तो नियुक्त हैं। लेकिन हाँ, अंतर ये है कि जो चयनित होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य चुन करके आते हैं कला के क्षेत्र से, विविध क्षेत्र, विविध कलाओं के क्षेत्र से, वो सिर्फ नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत नहीं होते, यानी कि जब राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें हटा दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रसाद पर्यंत होते हैं। बात करें वेतन की, आखिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कितना वेतन मिलता है, तो ये समय समय पे राष्ट्रपति जो है इसका निर्धारण करता है। इसे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि इनका वेतन कितना होता है, जितना राष्ट्रपति तय करते हैं उतना इन्हें मिलता है। नाम समझने से और इनके कार्य प्रणाली समझने से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पोस्ट है, ये बहुत बड़ा पोस्ट है। भारत सरकार की एक तरह से कहें सरकारी वकील होना, राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार होने का इसे उपलब्धि हासिल है। लेकिन फिर भी इन सबों के बावजूद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस हैं इसके कि ये जो सबसे पहला, ये कोई भी कार्य जो है भारत सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता। सपोज कीजिए भारत सरकार जो है किसी तरीके से किसी इश्यूज पे, मान के चलिए, हम एक एज्यूम करके चलते हैं, सपोज करते हैं कि वो गलत है कानूनी रूप से, लेकिन इसके बावजूद भी कि अटॉर्नी जनरल को पता है कि ये गलत है, लेकिन वो उसे गलत करार नहीं दे सकते। कहाँ नहीं दे सकते?
ना ही वो हाई कोर्ट में बोल सकते हैं कि ये गलत है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं, ना ही वो संसद में बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, और ना ही वो पब्लिक में बोल सकते हैं कि ये जो भी एजेंडा है या फिर जो भी कुछ पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की वो गलत है। उसके वो विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर वो विरुद्ध जाते हैं तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगली बात आती है, जिस मामले में भी वो भारत सरकार की ओर से पैरवी कर रहे होते हैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गलत है या सही है, इस तरह की कोई आलोचना नहीं कर सकते। सरकार की अनुमति के बिना वह किसी आपराधिक व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते। ये फुल टाइम एक तरह से नहीं, लेकिन फिर भी कहें तो सरकार के वकील होते हैं। तो चूंकि सरकार के ये वकील होते हैं, तो बिना सरकार के परमिशन के किसी दूसरे व्यक्ति के ये वकालत या फिर कहें कि पैरवी नहीं कर सकते। आगे आते हैं। आगे, चूंकि महान्यायवादी जो है सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं, मैंने बताया कि ये परमानेंट नहीं है, पदच्युत किए जा सकते हैं, कभी भी हटाए जा सकते हैं, तो ये अपने करियर को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। नहीं, सरकार जो है इन्हें ये नहीं कह सकती है कि आप पूरा करियर हमारे ऊपर ये कर दीजिए, निर्भर कर दीजिए। तो ये पूर्णकालिक वकील नहीं होते, इसलिए सरकारी अधिकारी के श्रेणी में नहीं आता है। ये सरकारी अधिकारी नहीं होते हैं, यानी कि जिस तरीके से बाकी ऑफिसर्स होते हैं जिन पे आ, मतलब सरकारी कर्मचारी को बहुत सारे काम करने के लिए निषेध होता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अलग अपना व्यवसाय नहीं कर सकते, या अपना अलग तरीके से किसी भी काम में जो भी आप कर रहे हैं वो नहीं करोगे, क्योंकि अब सरकार के फुल टाइम जो है आप कर्मचारी हो चुके हैं, ऑफिसर्स हो चुके हैं, इस वजह से। लेकिन चूंकि ये परमानेंटली नहीं होते हैं, फुल टाइम नहीं होते हैं, इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अपना जो है ये प्रैक्टिस जारी रख सकता है। अपना प्रैक्टिस, किस तरह का प्रैक्टिस? वकालत का प्रैक्टिस, वो एज ए कॉमर्शियल एडवोकेट भी जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि वो केस जो हो भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। पहली बात, भारत सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए जिसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि वो भारत सरकार के खुद पैरोकार हैं, तो वो विरोध में नहीं जा सकते। और दूसरा, जिस भी केस में वो शामिल हो रहे हैं उसमें भारत सरकार की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि भारत सरकार की पूर्व अनुमति होनी चाहिए किसी भी केस में उन्हें शामिल होने के लिए। आगे देखते हैं। ये सारे हमने जो पढ़ लिया, ये पूरा का पूरा हमने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि महान्यायवादी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सिंगल बॉडी का ये है, और इसमें ये नहीं कहेंगे कि कितने सदस्य होते, सिंगल सदस्य होता, सिंगल मेंबर होता है। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा कि जिसकी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो आर्टिकल 76 में है। एक हमने ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ा। दूसरा हमने आर्टिकल पढ़ा 143। 143 बताता है कि ये किस तरीके से किसी भी जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें भारत सरकार की जो है वो पैरोकार करती है। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट्स पॉइंट में ही अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा कि ये जो है किसी भी मेंबर जो है पार्लियामेंट में जा कर के, सॉरी, ये जो लोकसभा है या फिर राज्यसभा है उसमें अपनी बातों को रख सकते हैं, यानी कि हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मत देने का अधिकार उन्हें नहीं है। मत देने का अधिकार उन्हें नहीं है। इन्हें माना जाता है कि ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ इनकी नियुक्ति के बारे में जाना कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनकी सीमाएं में हमने जाना कि ये किसी भी केस में, वैसे केस में हिस्सा नहीं ले सकते जिसमें भारत के विरोध में वो वाद हो। दूसरा, वो पब्लिक हो, संसद हो, या यूँ कहें कि किसी भी तरीके का कोई कोर्ट हो, उसमें वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी, टीका नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है। साथ ही साथ वेतन भी निश्चित नहीं है। कार्यकाल के बारे में हमने बताया आपको कि कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के मन पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रसाद पर्यंत होता है।
जब तक राष्ट्रपति का मन करता है तब तक ये बने रहेंगे, प्रसाद पर्यंत। लेकिन वेतन की बात करें तो ये राष्ट्रपति तय करते हैं, जितने वेतन राष्ट्रपति तय करते हैं उतने वेतन और भत्ते इन्हें मिलते हैं। ये फुल टाइम वकील नहीं होते हैं भारत सरकार के, तो इसलिए ये अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। फिर हमने इनकी योग्यता के बारे में पढ़ा कि आखिर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता क्या है। तो सबसे पहला 5 साल, न्यूनतम 5 साल का इन्हें न्यायाधीश कहाँ पे, हाई कोर्ट में होने का अनुभव प्राप्त हो, या फिर 10 साल तक वकालत का किसी हाई कोर्ट में ही, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में ये अच्छे कानून विद हो, यानी कानून विद कहने का मतलब कि कानूनी जानकार हो, विधि के भारत के जो विधि है उसके जानकार होने होते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। इसी पे बेस्ड पे क्वेश्चंस कुछ हैं, उसको देखने से हमें समझ में आया कि जो कुछ हमने पढ़ा आखिर हमने कितना अच्छे से पढ़ा, कितने अच्छे से जाना। तो सबसे पहला सवाल है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? समझना है यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या शब्द वर्ड यूज़ किया गया, नियुक्ति। यहाँ चयनित नहीं किया गया है, यानी कि ये तो साफ है कि इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि कौन नियुक्त करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या प्रधानमंत्री? तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसे जो है राष्ट्रपति करता है, और इसकी व्यवस्था कहाँ पे है? आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में इसकी व्यवस्था की गई है। और इसके जो ये हैं नियुक्ति करने वाले जो होते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल आता है, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है? यानी कि सवाल में फिर से वही जो मैंने बताया आपको कि ये किस अनुच्छेद के तहत इस पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74, 74, अनुच्छेद 76, 76, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 124। हमने पढ़ा था कि ये जो आर्टिकल 76 है उसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो कि सही जवाब होगा। हमने ये भी देख लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी की योग्यता क्या है? याद कीजिए, हमने योग्यता को भी डिस्कस किया था। इसमें ऑप्शन ए है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होना चाहिए। तीसरा, संसद सदस्य होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य ये होने चाहिए, और उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल की वकालत हो, या फिर किसी बड़े जानकार जिसको कानूनविद कहते हैं वो राष्ट्रपति की नज़र में होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत के महान्यायवादी की योग्यता क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, संविधान में निश्चित नहीं है, या 2 वर्ष का? तो अभी हमने बताया कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि इनके जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। आगे, महान्यायवादी को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद में मत के द्वारा, राष्ट्रपति की इच्छा से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति की इच्छा से। राष्ट्रपति के इच्छा से इसे हटाया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, महान्यायवादी भारत सरकार के किस कार्यालय के लिए मुख्य विधिक सलाहकार है? मतलब वो भारत सरकार के
किस कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार। तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस तरह का कोई मंत्रालय उन्हें जो है वो नहीं दिया गया होता है। वो भारत सरकार के पूरे जितने भी मंत्रालय हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनके होते हैं वो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। महान्यायवादी के वेतन में निर्धारण कौन करता है? तो वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करती है, या सुप्रीम कोर्ट, या वित्त मंत्रालय। तो हमने अभी देखा था कि इसका जो भी है वेतन और भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किस स्थिति में महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, या किसी भी समिति में नहीं। तो जैसा कि हमने चर्चा किया था कि वो संसद के किसी भी सदन में, या वो या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, या इन सभाओं के द्वारा कोई कमिटी गठित की जाती है, उनमें किसी में भी वो हिस्सा ले सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? दोनों सदनों में। किस स्थिति में महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? तो ये संसद के दोनों सदनों में हिस्सा ले सकते हैं। महान्यायवादी का मुख्य कर्तव्य क्या है? आखिर कर्तव्य जहां तक बात करें तो वही उनका कार्य क्या है ये समझेंगे। प्रशासनिक सलाह देना, न्यायिक निर्णय लेना, ध्यान देना है न्यायिक निर्णय है, यहाँ सलाह नहीं है। विधिक सलाह देना या संसद की अध्यक्षता करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है? तो हमने दो आर्टिकल पढ़े थे इंपॉर्टेंट, याद कीजिए। एक हमने पढ़ा था 76 जो कि बताता है कि महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, और दूसरा जो आर्टिकल हमने पढ़ा था 143 पढ़ा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 143। महान्यायवादी की सहायता कौन करता है? तो ये टॉपिक जो है रह गया था हमारा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो महान्यायवादी के ये सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? सॉलिसिटर जनरल की। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी को किन न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है? तो हमने देखा था कि जो महान्यायवादी होती है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी न्यायालय में जहाँ पे सरकार के पक्ष को रखना है वहाँ पे वो जा सकता है। तो ये ये नहीं कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या फिर हाई कोर्ट जा सकती है। ये सरकार के पक्ष को रखने के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकती है। तो इसका आंसर इस तरीके से क्या होता है? सी हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाता है कि आखिर महान्यायवादी जो है किस कोर्ट में जाने का अधिकार रखता है? तो सभी न्यायालयों। क्या महान्यायवादी संसद के सभी सदस्यों सभी सदनों में, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या महान्यायवादी संसद के सदस्य हैं? तो महान्यायवादी हमने बताया था कि मत नहीं देता है, और क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है, क्योंकि हमने पढ़ लिया तो और भी ज़्यादा इजी लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, ये किसी भी संसद के ये जो सदन है यानी लोकसभा या राज्यसभा, उसमें से किसी के वो सदस्य नहीं है। ठीक है, वो नामित हैं, और नामित भी हैं। तो ऐसा नहीं कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, ठीक है, उसके तहत नामित है, तो ऐसा नहीं है। वो नियुक्त हैं, यानी वो विधिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार के वो नियुक्त हैं। अधिकार उन्हें है संसद के सदनों में बोलने का, कार्यवाही में हिस्सा लेने का, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, और ना ही वो संसद के सदस्य बनाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महान्यायवादी किस निजी मामले में सरकार का विरोध कर सकते हैं? तो महान्यायवादी किसी निजी मामले में, सॉरी यहाँ किस नहीं है, यहाँ किसी निजी मामले में सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो हमने बताया कि वो फुल टाइम जो है
वो परमानेंट ये भारत के जो अधिकारी हैं सलाह अधिकारी नहीं होते हैं, वो टेम्पररी बेस्ड पे होते हैं, तो वो अपने निजी जितने भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें दो शर्त दिए गए हैं। पहली शर्त है कि वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि वो भारत सरकार से इसके बाबत पूर्व अनुमति ले चुके होंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है, अच्छे से क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो वो विरोध कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो भारत सरकार के खिलाफ विरोध तो क्या, वो पे टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते, ना ही संसद में, ना ही किसी कोर्ट्स में, और ना ही किसी पब्लिक मीडिया में वो कर सकते हैं। ऐसा अधिकार वो नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। महान्यायवादी को कौन से संसद सदस्य के अधिकार प्राप्त है? मत देने का अधिकार प्राप्त है, सोचना है। चर्चा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, बिल लाने का अधिकार है। तो देखिए, बिल लाने का अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है, चर्चा में ये मत देने का अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। चर्चा में भाग लेना जो होता है वो महान्यायवादी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो याद कीजिए, जब हम उसकी योग्यता को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता है कि उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। योग्यता में मात्र हमने तीन चीज़ें पढ़ी। पहला, 5 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश के पद पे हों, ठीक है। दूसरा, उनमें से अगर ये नहीं है तो दूसरा था कि 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो, या फिर दोनों में से अगर कोई ना भी हो तो राष्ट्रपति के नज़र में वो एक कानूनविद हो, कानूनविद हो यानी कि कानूनी जानकार हो। उसमें उम्र की कहीं योग्यता नहीं बताई गई है कि 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका सी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 163, 324 या 124? याद कीजिए, 76 हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 76 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि 76 में हमने ये पढ़ा था कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनकी व्यवस्था की बात की गई है। साथ ही साथ एक और आर्टिकल पढ़ा था हमने, 143, ठीक है। तो 143 में वो सलाह को बताता है, तो 76 इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, महान्यायवादी के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो बेशक हमने ये भी देख लिया था कि आखिर उनके वेतन और भत्ते का कौन निर्धारण करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। महान्यायवादी कब पद छोड़ सकता है? याद कीजिए, हमने बताया था कि दो केस हो सकते, एक तो राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत कर दें यानी कि हटा दें, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, और दूसरा, अगर सरकार गिर जाती है या सरकार बदल जाती है तो ये परंपरागत रूप से त्यागपत्र दे देते हैं महान्यायवादी। क्यों देते हैं, इसका कारण हमने अच्छे से समझा था। तो महान्यायवादी कब पद छोड़ सकते हैं? भारत प्रधानमंत्री के कहने पर, स्वयं इस्तीफा दे करके, या फिर संसद के आदेश पे, या राज्यपाल के। तो स्वयं इस्तीफा दे करके दे सकते हैं। इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता और ना ही संसद का कोई रोल होता है। तो यहाँ स्वयं के इस्तीफा दे करके ऑप्शन सही होगा। महान्यायवादी का समर्थन कौन करता है? महान्यायवादी का जो समर्थन है वो कौन करता है, समझते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो हमारे महान्यायवादी के मदद करने के लिए होते हैं, ठीक है। महान्यायवादी नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? फिर वही क्वेश्चन है, योग्यता से रिपीटेड है क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? उच्च न्यायालय का 10 वर्षों का अनुभव। क्या यहाँ पे किस तरह का अनुभव? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, संसद सदस्य, या उपरोक्त सभी?
तो ये उच्च न्यायालय का 10 वर्ष का अनुभव वकालत को मान के चले तो सही है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, ये भी सही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि वहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए आंसर। अगर बी होता है या फिर कुछ और तो थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसकी योग्यता में हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन कह रहा है बी कह रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि उच्च न्यायालय का 10 वर्ष का अनुभव क्या है, जज यानी कि न्यायाधीश या वकालत। हालांकि अगर वकालत होता तो बेशक ये होता। कौन सा पद भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी का है? जाहिर सी बात है इसका महान्यायवादी का ये होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमने महान्यायवादी ही पढ़ रहे हैं तो ये क्लियर है। महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। रिपीटेड है। महान्यायवादी के पास क्या विशेषाधिकार होते हैं? सांसद के समान, मंत्री के समान, न्यायाधीश के समान या राज्यपाल के समान? ये 24 नंबर क्वेश्चन है। जरा दिमाग पे बल डालिए कि आखिर ये किसके अधिकार के बराबर इसके पास अधिकार होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस बात का चर्चा नहीं किया है तो समझिए, कोशिश कीजिए कि आखिर क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सांसद के समान इसके अधिकार हैं। क्यों है सांसद के समान? क्योंकि संसद में ये भाग लेते हैं, जिसे राष्ट्रपति जो है सांसद के समान अधिकार देते हैं। क्या महान्यायवादी संसद में मत दे सकते हैं? कई बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि महान्यायवादी जो है संसद में मत नहीं दे सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन ये मत नहीं दे सकते हैं। तो ये था आज हमारा पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर फर्स्ट वीडियो। इसी तरीके से सारे वीडियोस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे उसमें इलेक्शन कमीशन आएगा, फिर उसके बाद आपका जितने भी यूपीएससी हैं या फिर स्टेट पीसीएस हैं और भी कई जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसएससी या यूँ कहें कि आ, ये जो बिहार एसएससी और ये आपका बीपीएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एडीओ का जो भी है या फिर बीपीएससी का सिविल सर्विसेज है, इन सबों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी, या फिर बिहार दरोगा है उसके लिए बहुत अच्छा ये एक मुहिम होगा। ये टॉपिक बेस्ड हम पढ़ेंगे। साथ ही जब हम मान लेते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं हम ये पूरा ख़त्म कर देते हैं, तो उनका कंबाइंड संडे या सैटरडे को एक कंबाइंड जो है हम प्रैक्टिस सेट जो है अटेम्प्ट करेंगे। उस प्रैक्टिस सेट में मतलब एक या दो प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे, मतलब लगभग कहीं जा कर के 200 के सवालों को हम लोग देखेंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का पूरा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बाकी भी पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी जो बिहार एसएससी और बीपीएससी और साथ ही बिहार के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को आप इसे शेयर करेंगे, ताकि इस चैनल की रीच को बढ़े, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए और एफर्ट करने के लिए और आपका साथ देने के लिए। तो इस वीडियो को आप जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे शिक्षा मार्ग प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है वो आप उसे ज़रूर दबा दें, ताकि आपको बेहतर अपडेट एक रियल टाइम के साथ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।